Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Payal, your educator. I will explain the most important topics from Geography NCERT for prelims perspective. Before we start, a special announcement for all of you. New UPSC CSC DS batches for UPSC CSC aspirants starting from 24th February. Get your subscription now and get 10% instant discount by using code ARPITA10. We have Mission Success, Mission Victory batches for 2021 and 22 aspirants as well as for 2023 aspirants, also along with NCERT batches targeting prelims in UPSC CSE. Top Unacademy educators will cover the most important concept for UPSC CSE prelims, and these courses would be helpful for aspirants preparing for UPSC CSE exams. UPSC CSE aspirant at any stage of their preparation will be benefited from these courses. The courses will be covered in bilingual English and Hindi. Do not miss this opportunity. Enroll now. Link is in description box below this video. Our today's topic is composition and structure of atmosphere. हमारी अर्थ है तो हमारी अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर नाम की चीज होती है. अब उसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम इस चीज के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे. फर्स्ट हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है. एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इस एयर ने पूरे अर्थ को सराउंड करके रखा है, पूरे अर्थ को ढक के रखा हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर. ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है जो कि हमें अलग अलग तरीके की गैसेस प्रोवाइड करती है, जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन, एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन, प्लांट्स वगैरह के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कि उनके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में उनको हेल्प करता है, उनके फूड मेकिंग में. सपोज कीजिए अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक शील्ड है, यानी कि एनवेलप टाइप हम बोल सकते हैं, जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. ठीक है. It envelops the earth all around and held in a place by gravity of the earth. ये क्यों बंधी हुई है? क्योंकि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, इस कारण से यहाँ पे सारी लेयर्स बनी हुई है. एटमॉस्फेयर है यहाँ पे अर्थ पे. It has help in stopping the ultraviolet rays harmful to the life and maintain the suitable temperature necessary for life. ठीक है. एटमॉस्फेयर से क्या होता है? जो भी सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती है, हार्मफुल रेज होती है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो उन्हीं को स्टॉप करने का काम किसका होता है? इन एटमॉस्फेयर की लेयर्स का होता है. और हमारे लिए एक सूटेबल टेम्परेचर मेंटेन करने का, जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है, उसके लिए भी एटमॉस्फेयर का होना उतना ही इम्पोर्टेंट है. अर्थ में एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड करता है? अर्थ में एटमॉस्फेयर उसकी सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर तक एक्सटेंड करता है. ठीक है. उसमें से अगर हम बात करें तो अंडर 32 किलोमीटर 99% मिलेगा, उसके बाद में 1% ही मिलेगा सिर्फ. ओनली 99% मास, यानी कि सिर्फ 99% ही मेनली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 32 किलोमीटर के अंदर अंदर. उसके बाद सिर्फ जो एटमॉस्फेयर बचेगा वो 1% का बचेगा. अब हम इसके कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं. तो मेनली ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ है: गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. जब इन 3 चीजों का एडिशन होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन होता है. ये इसका कॉम्पोजिशन स्टैटिक नहीं है, यानी कि हमेशा एक जैसा नहीं होता है. ये टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है. ये डायनेमिक है नेचर में. फर्स्ट इज गैसेस. तो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी गैस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, हम ये देख लेते हैं. सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी नाइट्रोजन. अराउंड 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. देन ऑक्सीजन 21%, जो कि ह्यूमन बींग और एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जो कि प्लांट्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है उनके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. आर्गन 0.93% और अदर गैसेस 0.04%. ओके. दिस आर सम गैसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है और जिसके कंपोजिशन से हमारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है.
देन एक और गैस है जिसे हम बोलते हैं ओजोन गैस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का। ये 10 to 50 किलोमीटर के अंदर अंदर पाई जाती है, अर्थ सरफेस के अबाउ 10 to 50 किलोमीटर में पाई जाती है, मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में इसको देखने को मिलता है हमें, ये ओजोन गैस वाली जो है ना, ये हम स्ट्रेटोस्फेयर में देखते हैं। और 10 to 50 किलोमीटर्स अबाव द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस के 10 to 50 किलोमीटर में मिलती है। इट एक्ट्स फिल्टर, यानी कि ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, ठीक है, उसको फिल्टर करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, ताकि वो हमें आके अफेक्ट ना कर सके और वो अर्थ सरफेस तक रीच ही ना कर पाए। ओके, देन वाटर वेपर, सेकंड कंपोनेंट जो कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी कि वाटर का एक गैसियस फॉर्म। ओके, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। ये भी एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स। तो ये हर काइंड के प्रेसिपिटेशन के लिए, अगर हम बात करें कि स्नो के लिए, रेनफॉल के लिए, हर तरीके के प्रेसिपिटेशन के लिए यही एक सोर्स है, वाटर वेपर। ये क्या होता है, वाटर वेपर का अमाउंट है ना, ऊपर जाते जाते अल्टीट्यूड यानी कि हाइट पर जाते जाते डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, डिक्रीज होने लगता है, माइनस में जाने लगता है। क्यों जाने लगता है? क्योंकि वहां पे हाइट इंक्रीज होने लग जाती है और वहां तक वाटर वेपर्स मेनली ज्यादा पहुंच नहीं पाती। इट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच है हमारी इक्वेटर। इक्वेटर पर ये ज्यादा होता है इसका अमाउंट, और जैसे जैसे हम पोल्स के साइड जाते हैं, जैसे कि इधर से हम गए तो नॉर्थ पोल और इधर से हम गए तो साउथ पोल, इधर जब पोल्स के साइड चले जाते हैं, हम पोल्स के साइड आ जाते हैं ना, इस यहाँ तक आते आते इनका अमाउंट कम होने लगता है। Its maximum amount in atmosphere could be up to 4%, which is found in warm and wet region. Mainly ये up to 4% मिलती है, maximum amount इसका इतना ही है, जो कि गर्म और पानी वाले इलाकों में मिलती है, warm and wet regions. It reaches in the atmosphere through evaporation and transpiration. Evaporation और transpiration की process से ये हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। इवेपोरेशन आपको पता है, जो कि वाटर वेपर ओशियन सी वगैरह से ऊपर स्काई तक जाता है, और फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, माउंटेन सॉरी क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, देन प्रेसिपिटेशन होता है, और ट्रांसपीरेशन जो कि प्लांट्स, ट्रीज और लिविंग बींग्स के द्वारा किया जाता है। ये सोलार रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। इट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉट टू हॉट। ठीक है, अर्थ को हेल्प करती है कि वो ना ज्यादा हॉट बन सके और ना ही कोल्ड रहे, यानी कि ना ज्यादा ठंडी हो ना ज्यादा गर्म हो। वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन एयर। वाटर वेपर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? एयर की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी को बनाने के लिए वाटर वेपर उतनी ही इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट इज डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, जनरली डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में हमको मिलता है। कहाँ पे मिलता है? लोअर पार्ट लेयर्स में मिलता है। ठीक है, जैसे कि सैंड, स्मोक, ओशियनिक सॉल्ट, एशेज, पोलन्स के फॉर्म में हमको डस्ट पार्टिकल मिलता है। ये डस्ट पार्टिकल क्या हेल्प करता है? कॉन्डेंसेशन में हेल्प करता है, जिससे कि वाटर वेपर्स क्लाउड्स बनाते हैं, देन ड्रॉपलेट्स हमारे जो क्लाउड से जो भी प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस अकर होती है। सो इस तरीके से ये तीन चीजें हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एंड ओजोन गैस, ये तीन चीजों से मिलकर एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन होता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि अब एटमॉस्फेयर तो बन गया, कंपोजिशन तो हमने देख लिया, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मेनली इसके अंदर 5 लेयर्स होती है। ठीक है, कितनी लेयर्स होती है? 5 लेयर्स। अब इस 5 लेयर्स में से सबसे नीचे वाली होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जिसे हम आइनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, और एक्सोस्फेयर। तो इन सभी लेयर्स को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज, देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये देखिए, ये फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर।
तो हमारी ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में मिलती है। 10 to 50 किलोमीटर के अंदर में मिलती है हमारी ओजोन लेयर, जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करती है। ओके, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, सारी वेदर चेंजिंग एक्टिविटीज होती है, क्लाउड्स वगैरह सभी इसी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक पोज होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स और वेदर चेंजिंग एक्टिविटीज नहीं होती है, तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। देन मीजोस्फेयर, इसके बाद आता है हमारा थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ओके, एक थर्मोस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिससे क्या होता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल होती है हमारे लिए। सो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, ये सबसे लोअर लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। 18 किलोमीटर, अगर हम बात करें इसकी हाइट, 18 किलोमीटर से इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर से पोल पे। ठीक है, थिकनेस इसकी कैसे हम the thickness of troposphere is greatest at the equator because heat is transported to great height by strong conventional currents. Troposphere contain dust particles and warm water. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स और वार्म वाटर प्रेजेंट होता है, वेदर चेंजिंग एक्टिविटीज सारी यहीं पे ही हो रही है। ठीक है, द अर्थ नेवर रिमेन्स स्टेटिक। इस एरिया में क्या होता है कि अर्थ जैसी है वैसी की वैसी नहीं बनी होती है, ये चेंज होती जाती है, इसीलिए इस लेयर को चेंजिंग स्फीयर और ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है, ये जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिक्रीज होता जाता है। ओके, द ओजोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर, द जोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपोज। मैंने आपको बताया था कि जो जोन ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट कर रहे हो उस जोन को हम बोलेंगे ट्रोपोपोज। ओके, देन सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, ये जस्ट ऊपर होती है ट्रोपोस्फेयर की। इसकी हाइट मेनली 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है और टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम इन लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर अप टू द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर्स। मेनली इस लेयर की जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहां से लेकर 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर सेम ही रहता है। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब हाइट इंक्रीज होती है तो धीरे धीरे स्लोली टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस इन अपर पार्ट ऑफ द लेयर। ठीक है, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है, इसका एक फैक्टर है क्योंकि वहां पे ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। ये आप देखिए कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, तो इसके 50 किलोमीटर तक तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन 50 किलोमीटर के बाद धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर मिल जाती है हमको। ओके, देन इट कंटेन्स the upper limit of weather relating incident do not take place in this layer. The air blow horizontally here, therefore this layer is considered ideal for flying aircraft. The upper limit of stratosphere is known as stratopause. इसका जो ऊपर वाला एरिया होता है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद का जो एक पोज आता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। इसके बाद मीजोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस की लेयर होती है। ओजोन गैस की जो थिकनेस है, लेयर की जो थिकनेस है, उसको हम किस में नापते हैं, डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। ठीक है, ये इट इज मेनली फाउंड इन लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 20 से 30 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है ये। इट कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन। यहाँ पे इसमें क्या पाया जाता है, O3 बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि अदर पार्ट्स में नहीं पाया जाता, मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में ही ये चीज पाई जाती है। इट इज अ रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर दैट अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। देखिए, जो हमारी ओजोन लेयर है उसका तो काम ही है कि सन की अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करना। सो ये सबसे ज्यादा यहीं पर ही सन की अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब की जाती है ओजोन लेयर द्वारा, स्ट्रेटोस्फेयर में। देन इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोपोज, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर क्या है, ये थर्ड लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में ये एक्सटेंड करती है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड एंड रीचेज अप टू
100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। ठीक है, इस लेयर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और कहाँ तक पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 80 किलोमीटर्स की हाइट तक। मीटियोर्स और फॉलिंग स्टार्स अकर इन दिस लेयर। मीटियोर्स वगैरह, तारे वगैरह टूटना, ये सब इसी लेयर के अंदर अकर होता है। इसकी अपर लिमिट जो कि मीजोस्फेयर की अपर लिमिट, इसे हम क्या बोलेंगे, मेसोपोज। इस मेसोपोज के बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा थर्मोस्फेयर। ठीक है, 80 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है, और सारी फॉलिंग स्टार्स और मीटियोर्स वगैरह यहीं पे ही अकर होते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में होता है हमारा मेसोपोज। तो अब हम थर्मोस्फेयर के बारे में देखेंगे। थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है। मेसोपोज से 80 किलोमीटर से, जहाँ पे मेसोस्फेयर कंप्लीट खत्म होता है, वहां से लेकर 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। इसे हम आइनोस्फेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं अर्थ से, और फिर से रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अर्थ पे, जाकि हमारी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल हो सके। यहाँ से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है हाइट के साथ साथ। अभी तक डिक्रीज हो रहा था, अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये है हमारा थर्मोस्फेयर। ओके, देन इसके बाद हमारी लास्ट लेयर है जो अर्थ की, उसे हम बोलते हैं एग्जोस्फेयर, जो कि सबसे अपर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ की। यहाँ पे गैसेस इतनी कम होती हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा नहीं होता है। ये मेनली 400 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक और उससे भी आगे एक्सटेंड करती है। हम 1600 किलोमीटर मानते हैं। इसमें यहाँ पे गैसेस इतनी कम होती हैं कि यहाँ पे एयर की डेंसिटी भी उस कारण से बहुत लेस हो जाती है, क्योंकि गैसेस प्रेजेंट होती ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। ओके, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की। You can see in this image, first is troposphere, then stratosphere, then mesosphere, thermosphere and exosphere, which is uppermost layer of our Earth's atmosphere. So this is about Earth's atmosphere. So I hope these topics are clear to you. Thank you.